आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माह अक्टूबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल बैठक के बारे में। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह तीसरे सप्ताह बुधवार को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अक्टूबर 2025 के अंदर 24 अक्टूबर को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है। देखते हैं उस लेटर के, और इसके बाद साथ ही बैठक के एजेंडा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समझ जनपद उत्तर प्रदेश और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समझ जनपद उत्तर प्रदेश विषय माह अक्टूबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल की बैठक के संबंध में आप महोदय अवगत हैं कि शासनादेश संख्या जिसकी दिनांक थी 17 मार्च 2020 और शासनादेश संख्या जिसकी दिनांक थी 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में माह अक्टूबर 2025 में शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार करना है। दिनांक 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे तक शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बार जो शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां आपकी तीसरे बुधवार को हैं, इसलिए तीसरे बुधवार को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। इस कारण 24 अक्टूबर शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की बैठक अलग अलग होंगी, उनका एजेंडा भी अलग अलग है, वो सारी चीजें पढ़ के सुनाई जाएंगी। बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर लिया जाए। शिक्षा संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, किट्स, तालिका आदि का कक्षा शिक्षण में प्रयोग के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। डाइट प्राचार्य, एडी बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, ARPSRG वगैरह को एक शिक्षा संकुल बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थिति लेनी है। शिक्षा संकुल बैठक को संपन्न होने के बाद शिक्षा संकुल बैठक का DCF भरा जाना है। ये मुख्य बिंदु है। इसके बाद आपका उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षा संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें तथा अपने स्तर से इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। यह आदेश जारी किया है मोनिका रानी जी, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक है, उनके द्वारा। तो साथियों, आप बात करते हैं एजेंडा क्या है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अलग अलग एजेंडा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर। इसका शीर्षक होगा हमारी सीख। स्वागत के पश्चात सभी शिक्षकों के सम्मुख एक प्रश्न रखा जाए। हमने कई कौशल सीखे हैं, जैसे गाड़ी चलाना, गायन, नृत्य, भोजन बनाना आदि। इन कौशलों को सीखने के चरण के अर्थात कैसे कैसे यह चरण सीखे जाते हैं। कोई एक या दो शिक्षक इसमें वॉलंटियर हो सकते हैं और अपनी सीख के पड़ाव या प्रक्रिया को साझा करें। स्वयंकर्ता वॉलंटियर शिक्षक द्वारा साझा किए गए चरणों को निम्नलिखित प्रवाह से मैप करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक्सपोजर होना, फिर अनुमान लगाना, उसके बाद सुधार के तत्वों की पहचान, फिर अभ्यास, फिर फीडबैक, फिर उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन और फिर से सुधार के तत्वों की पहचान। ये जो चार हैं, ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि एक बार में हम किसी भी चीज को नहीं सीखते हैं। इसके लिए हम एक क्रम बाय चलते रहेंगे और जब हम परफेक्ट हो जाएंगे फीडबैक में, तो हम संकलन पर जाएंगे। किसी भी सीख को इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। बिना एक्सपोजर की सीख की शुरुआत नहीं हो सकती। एक्सपोजर मिलने के उपरांत स्वयं अनुभव करना और उसके बाद अभ्यास करना भी अनिवार्य है। अभ्यास के दौरान प्रत्येक अगला प्रयत्न सुधार के साथ ही किया जाए और सुधार क्या करना है यह भी फीडबैक या आत्मनिरीक्षण से पता चल सकेगा। यह सीख तब तक जारी रहेगी जब तक
सीख का संकलन ना हो जाए। इसका मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हमें लोगों से फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के हिसाब से हम अपना सुधार करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे फीडबैक मिलता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उद्देश्य प्रत्येक शिक्षक को स्पष्ट होगा कि सीखने की प्रक्रिया के ये अनिवार्य चरण है, इनमें से किसी को छोड़ना या इनका क्रम बदलना सीखने में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। नंबर 2, हमारे प्रयास शेयरिंग। सभी शिक्षक 4 से 5 के समूह में व्यवस्थित हो जाएं और निम्नलिखित प्रारूप पर अपने अनुभव लिखकर अपने समूह में चर्चा करें। पिछले माह की शिक्षा संकुल की बैठक के निर्णयों के सापेक्ष हमने कौन कौन से प्रयास किए, ये वे कक्षाई अनुभव लिखें। अभी तक सबसे सार्थक प्रयास किस लर्निंग आउटकम दक्षता पर हमने किया और वह क्या रहा। उक्त समूह में चर्चा के उपरांत प्रत्येक समूह से कोई एक शिक्षक सभी के सम्मुख अपने समूह की सबसे सटीक अनुभव साझा करें। तत्क्रम में पूरे समूह द्वारा उस पर कोई सुझाव दिया जाए। उद्देश्य प्रत्येक शिक्षक स्वयं के अनुभव बताएंगे, जिससे बैठक में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और आगे की चर्चा समग्र हो सके। नोट शेयरिंग को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक संकुल बैठक से एक दिवस पूर्व प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में विद्यालय के समस्त शिक्षकों के साथ बैठक कर ली जाए। इस विमर्श में इस माह हमारे विद्यालय में कौन कौन से लर्निंग आउटकम पर विशिष्ट प्रयास हुए हैं, वे क्या रहे, यह चिन्हित किया जाए और इसको नोट किया जाए। अब इसे वैसे संकुल बैठक में शेयर करना आसान होगा और अत्यंत कम समय में यह संभव हो जाएगा। इसका मतलब है शिक्षा संकुल बैठक से एक दिन पूर्व, जिस भी दिन स्कूल खुले, प्रधानाध्यापक द्वारा सभी अध्यापकों की बैठक कर ली जाए और उनसे पूछा जाए कि हम लोग क्या अपना यहाँ पे लर्निंग आउटकम विशिष्ट रहा है, उसका क्या आउटकम रहा है, तो वो सारी चीज़ों में बात करने से समय की बचत भी होगी और आसानी भी रहेगी। इसके बाद है तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण से सीख, चुनौतियां और समाधान। प्रत्येक सत्र का उद्देश्य FLN प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करना, कक्षा में उनके प्रयोग के दौरान सामने आई चुनौतियों को समझा और ऐसे सुझावों को सामने लाना है जिनसे भविष्य के प्रशिक्षण और कक्षा अभ्यास को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया है 3R फ्रेमवर्क। सबसे पहला है स्मरण, रिकॉल। सुगमकर्ता शिक्षक से पूछें, FLN प्रशिक्षण का कौन सा भाग आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी रहा, आपने प्रशिक्षण की किन रणनीतियों को अपनी कक्षा में लागू किया, क्या इन रणनीतियों से कक्षा छात्राओं के अधिगम स्तर में सुधार हुआ है। इसके बाद है चिंतन, रिफ्लेक्ट। उपसमूह में चर्चा करें, क्या रणनीतियों को लागू करते समय आपको कठिनाई आई, क्या कोई ऐसी उदाहरण है जिसे समझने में आपको कठिनाई आई है। इसके बाद आता है सुझाव, रीबिल्ड। अब समूह इस पर विचार करें, किन विषयों पर अधिक अभ्यास या पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि बेसिक ट्रेनिंग दोबारा हो तो उसमें किस बिंदु या विषय को हटाने, जोड़े जाने अथवा अधिक फोकस दिए जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा है अकादमिक आवश्यकताओं हेतु नियोजन। सभी शिक्षा से कक्षावार समूह में व्यवस्थित हो जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कक्षा के हिसाब से प्रत्येक समूह अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पलट कर देखेंगे। इस प्रक्रिया में समूह प्रत्येक विषय के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण 3 लर्निंग आउटकम की पहचान करेगा। पहचाने गए प्रत्येक लर्निंग आउटकम हेतु कम से कम एक गतिविधि का निर्धारण करेगा। गतिविधि के निर्धारण हेतु शिक्षा संदर्शिका का उपयोग करें। लर्निंग आउटकम के आकलन हेतु भी कम से कम एक तरीका या उपकरण निर्धारित करें। प्रत्येक समूह द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम्स और उसके सीखने तथा आकलन के लिए गतिविधियां समूह का कोई एक सदस्य सभी के सम्मुख शेयर करेगा। इसका उद्देश्य आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व कक्षावार एवं विषयवार चुनौतीपूर्वक लर्निंग आउटकम्स पर तैयारी हेतु सटीक लक्ष्य और सुझावात्मक तरीके चिन्हित किए जा सकेंगे। नोट, यही चिन्हित लर्निंग आउटकम्स और प्रत्येक LO के सापेक्ष निर्धारित गतिविधियां इस माह की शिक्षक संकुल स्तरीय अकादमिक योजना होंगी, जिन्हें प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा संचालन में प्रभावी तौर पर उपयोग कर सकेंगे। विभागीय सूचना सत्र। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा शिक्षक संदर्शिका, शिक्षक डायरी सभी शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई है। क्या उक्त सामग्री आपको प्राप्त हो गई है, आप उसके बारे में सूचना देंगे।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत CIIL मैसूर के माध्यम से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 29 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 58 तथा NVT के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के लिए 96 उच्च प्राथमिक और UPS के लिए 180 लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई गई हैं। क्या आपके विद्यालय में ये लाइब्रेरी की बुक्स मौजूद हैं, मिल गई हैं, उसके बारे में। PMC के अंतर्गत NVT के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में 110 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 224 लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई गई हैं। क्या वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं? क्या FLN आधारित शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित अनुषांगिक व्यय संबंधी धनराशि आपको प्राप्त हो चुकी है? आप उसके बारे में बताएंगे। राज्य परियोजना कार्यालय से गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित पदों में धनराशि संबंधी लिमिट जारी कर दी गई, जैसे स्पोर्ट्स ग्रांट, TLM ग्रांट, इको क्लास फॉर मिशन लाइफ के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उक्त धनराशि का राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार प्राथमिकता पर व्यय सुनिश्चित करते हुए गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपयुक्त के संबंध में किसी भी विसंगति के संबंध में तत्काल अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएं अथवा विद्या समीक्षा केंद्र VSK, जिसका मोबाइल नंबर है 0522 35 38 777 पर कॉल करें। इसके बाद आता है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा संकुल बैठक का एजेंट। अभी उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा संकुल बैठक का एजेंडा, इसका शीर्षक वही होगा हमारी सीख प्रक्रिया जो हमने प्राथमिक स्तर पर की थी। तो हम इसमें दोबारा से बहुत ज़्यादा समय खर्च न करते हुए सिर्फ मोटा में बताते हैं कि यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि हमने कोई भी कौशल सीखा है, जैसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना, नृत्य करना, लिखना, पढ़ना, जो भी सीखा है हमने उसके बारे में प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए एक मेथड होता है, सबसे पहले एक्सपोजर होता है, फिर उसका अनुमान लगाना होता है, फिर सुधार के तत्वों की पहचान करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। उसके बाद अभ्यास के बाद लोगों से या किसी चीज़ से हमें फीडबैक जो मिलता है उसके हिसाब से हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर से सुधार करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। तो ये 4 बिंदुओं का एक चक्र होता है, जिसमें अभ्यास, फीडबैक, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सुधार के तत्वों की पहचान के ये एक चक्र चलता रहता है जब तक कि हम पूर्णतः उसमें कुशल ना हो जाए। उसके बाद लास्ट में संकलन होता है। जब संकलन हो जाता है तो हमारा सीखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हमारे प्रयास शेयरिंग प्राथमिक स्तर के हिसाब अनुसार ही रहेगा। इसमें 4-5 के उपसमूह बनाएंगे। इसके बाद हमने कौन कौन से प्रयास किए पिछले मासिक संकुल में, लर्निंग आउटकम क्या क्या रहे, सभी विद्यालयों से एक एक लर्निंग आउटकम बताया जाएगा। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा संकुल की बैठक से एक दिन पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की बैठक कर ली जाए सभी विद्यालयों के अंदर। उनसे पूछा जाए कि हमारा कौन सा लर्निंग आउटकम सबसे अच्छा रहा और हमें उससे क्या क्या फायदे हुए। इससे हमें समय की बचत होगी और बताने में भी आसानी होगी। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु, स्मार्ट क्लास टैबलेट एवं ICT लैब का प्रभावी उपयोग। उद्देश्य इस सत्र का उद्देश्य है कि विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास टैबलेट और ICT लैब से जुड़े उपकरणों का सुरक्षित और नियमित उपयोग किया जा सके। साथ ही डिजिटल संसाधनों का उपयोग हेतु अभिमुखीकरण सत्र आयोजित किया जाए। डिजिटल संसाधनों के उपयोग, रखरखाव तथा कक्षा शिक्षण में उनका एकीकृत उपयोग कैसे किया जाए, इस पर संक्षेप में चर्चा की जाए। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कक्षावार एवं विषयवार शिक्षण सामग्री, एनर्जी टेक्स्ट बुक और QR कोड आधारित वीडियो के उपयोग पर प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जाए। ICT में दक्ष शिक्षक द्वारा स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से कक्षा शिक्षण के संबंध में डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। अकादमिक आवश्यकताओं हेतु नियोजन। अकादमिक आवश्यकताओं में जो नियोजन सेम प्राथमिक की तरह होगा, लेकिन वहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 कक्षाएं ली थी, तो लेकिन उच्च प्राथमिक में हम 6 7 8 की कक्षाएं लेंगे। उसके बाद हम हर एक विषय के लिए 3 महत्वपूर्ण लर्निंग आउटकम की पहचान करेंगे। प्रत्येक लर्निंग आउटकम में कम से कम एक गतिविधि का निर्माण करेंगे। फिर गतिविधि निर्माण हेतु साथियों के साथ विचार विमर्श करें, अनुभव से गतिविधि तय करें। प्रत्येक लर्निंग आउटकम हेतु कम से कम एक तरीका उपकरण बताया जाएगा। यहाँ पे नोट है, यहाँ से चिन्ह जो भी लर्निंग आउटकम होंगे वो हमारे इस प्रकार की शिक्षा संकुल आधारित अकादमिक योजना होगी, जिसे प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा संचालन में प्रभावी तौर से उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद विभागीय सूचनाएं हैं। विभागीय सूचना के अंतर्गत सबसे पहले हमारा शिक्षक डायरी, संदर्शिका वगैरह मिल गई है, उसके बारे में बताया जाएगा। नहीं मिली है तो सूचना भरी जाएगी।
पुस्तकालय के लिए हमारे प्राथमिक के लिए 29 और CIL मैसूर द्वारा 29 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 58 तथा NVT द्वारा प्राथमिक के लिए 96 और उच्च प्राथमिक के लिए 180 बुक्स मिली हैं। क्या वो आपको मिल गई हैं? इसी प्रकार PMC में NVT के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के लिए 110 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 244 बुक्स हैं। इसके अलावा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्पोर्ट्स ग्रांट, TLM ग्रांट और इको क्लब की मिशन लाइफ के संबंधित पैसा जारी कर दिया गया। अब अगर इसमें संबंध में कोई आपको दुविधा है तो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं अथवा विद्या समीक्षा केंद्र, जिसका मोबाइल नंबर है 0522 35 38 777 पर कॉल कर सकते हैं। विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र पोर्टल पर अपलोड की गई नवीनतम समय सारणी का अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि कक्षा शिक्षण एवं अन्य गतिविधियां उसी के अनुसार संचालित हो रही हैं। इको क्लास फॉर्मेशन लैब, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, रीडिंग क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लास आदि के गठन आगामी माह की गतिविधियों की तैयारी पर चर्चा करें। साथियों, इको क्लब फॉर्मेशन लैब, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब इनके गठन से संबंधित वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, वहां से आप उनसे देख सकते हैं। संकुल में सर्वाधिक छात्र नामांकन तथा सर्वाधिक औसत उपस्थिति वाले विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। इसके बाद आता है समीकरण एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति के बाद साथ ही हमारा ये सत्र और इस माह की शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन समापन किया जाता है। साथियों, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि अक्टूबर 2025 की शिक्षा संकुल बैठक में किस तरीके से आयोजन करना है। साथियों, रखते हैं आज की वीडियो पर, बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।